अब हम यहाँ पर किसी त्रिभुज का, जैसे एक त्रिभुज है ABC, इसका माध्यिका कैसे खींचेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास कोई रेखा है तो हम उसको द्विभाजक या समान दो भागों में उसको कैसे बांटेंगे। मान लो B एक रेखा है तो इसको दो भाग में बांटना है, तो हमारा विधि है कि हम दोनों बिंदुओं से प्रकार के को रख कर हम इस तरीके से चाप काटते हैं, C से ऊपर की ओर और C से नीचे की ओर, इस तरीके से। अब उसी तरीके से हम B बिंदु में रखकर भी चाप काटेंगे इस तरीके से, और इधर भी काटेंगे। अब हमको दो बिंदु प्राप्त हो गया, एक यहाँ पर और एक ऊपर। अब हम दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से तो यहाँ पर हम BC रेखाखंड पर एक बिंदु प्राप्त हुआ। ये बिंदु जो है BC रेखा को बराबर दो भागों में बांटा है। अब हम, क्योंकि ये A कोण का सम्मुख का भुजा है, तो हम क्या करेंगे, A को इस बिंदु से, इस बिंदु को कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लो हम L दे देते हैं, तो इस तरीके से A को L से हम मिला देंगे। तो हमको यहाँ पर एक माध्यिका प्राप्त हो गया त्रिभुज ABC का, AL के रूप में, जो कि एक कोण के सम्मुख भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटता है। अब हम उसी तरीके से एक और माध्यिका या किसी भी रेखाखंड को, भुजा को दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। अब मान लेते हैं हम AC को काटते हैं या फिर AB को काटते हैं, दोनों में से एक को काटते हैं। मान लेते हैं पहले AB को काटते हैं दो बराबर भाग में, तो AB जो है वो C का सम्मुख भुजा होगा। यदि हम AC को काटते हैं तो वो B का सम्मुख भुजा होगा। मान लेते हैं हम AC को पहले काटें, तो उसी तरीके से जैसे अभी हमने किया, हम यहाँ पर चाप काटते हैं। पहले C को केंद्र मान के दो चाप काटते हैं ऊपर और नीचे की ओर, इस तरीके से। अब हम वही चाप A को केंद्र मान के ना काटते हैं, ये नहीं आएगा तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम इस तरीके से। अब हम A को केंद्र मान के वही चाप काटते हैं जो दोनों को मिला दे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ हमको भी दो बिंदु प्राप्त हो, एक यहाँ और एक ऊपर की ओर। अब हम इन दोनों बिंदुओं को पुनः मिलाएंगे इस तरीके से। इस प्रकार। तो यहाँ पर भी हमको एक बिंदु प्राप्त हुआ, उसको मान लेते हैं हम M नाम दे देते हैं। तो M को अब हम, क्योंकि ये AC जो भुजा है वो कोण B का सम्मुख भुजा है, तो ये दोनों को हम मिला देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया, इसको नाम दे देते हैं O। तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि हमको माध्यिका का केंद्रक यदि निकालना है तो उसके लिए केवल दो माध्यिका ही खींचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम कोण C से भुजा AB को काटते हुए एक और माध्यिका खींचना हो तो उसके लिए जो पुराने विधि से हमने माध्यिका प्राप्त किया था या दो भुजा को बराबर भागों में भुजा को बांटा था, वो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले से दो बिंदु C और O प्राप्त हो चुका है। हमको सिर्फ C और O को जोड़ना है और उसको आगे बढ़ाना है। C से हम रेखा खींचते हुए इस तरीके से पहले O तक पहुंचाएंगे और उसके बाद O को आगे बढ़ाएंगे, तो यही रेखा जो है A B को भी बराबर भागों में बांट देता है। इसको भी एक नाम दे देते हैं N। इस तरीके से तीन
माध्यिका हमने खींच लिया, परंतु जो माध्यिका का केंद्रक है उसको प्राप्त करने के लिए केवल 2 ही माध्यिका खींचना पड़ता है और तीसरा अपने आप फिर हमको प्राप्त हो जाता है। अब एक बात यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने योग्य है, जैसे कि ये माध्यिका है BM, तो हम देखते हैं B और O की लंबाई और O से M की लंबाई। उसी तरीके से हम देखते हैं C से O की लंबाई और O से N की लंबाई। उसी प्रकार हम देखते हैं A से O की और O से L। यदि मैं यहाँ पर अपना पेन रखूं और इसको देखूं तो दोनों बराबर दिखता है और होता भी है, क्योंकि अगर इसका BO का लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका 2 होगा, यदि इसका 4 है तो इसका 2 होगा, यदि इसका 4 है तो इसका 2 होगा। मतलब जो माध्यिका केंद्रक है उसके जो बड़े रेखा होंगे और उसके विपरीत में जो छोटा होंगे उसका अनुपात हमेशा 2:1 में रहता है। 4 है तो इसका 2 होगा, 8 है तो इसका 4 होगा, 2 है तो इधर 1 होगा। इसी तरीके से सभी में इधर 4 है तो 2, 8 है तो 4, इधर भी वैसी ही 12 है तो 6, 2 है तो 1, सभी का बड़ा वाला छोटा वाला से डबल होता है। ये जो त्रिभुज है इसका तीनों माध्यिकाएं समांगी होता है, मतलब समान जगह से गुजरता है और जहाँ पर ये संगम होता है उसको संगमन बिंदु कहते हैं। मतलब O जो है संगमन बिंदु है। अब यही बात यदि हम एक समकोण त्रिभुज में देखते हैं या समबाहु त्रिभुज में, समबाहु में जो होता है तीनों भुजा बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज में हम देखते हैं कि मान लेते हैं एक यहाँ 3 कोण है, उसमें से B का सम्मुख भुजा AC है। अब AC को मान लिया जाए, हम जिस विधि से माध्यिका में निकालने के लिए हम रेखाखंड को 2 भागों में बांटे थे, ऊपर और नीचे चाप काट के बिंदु को मिला के, मान ले यहाँ पर या वो बिंदु प्राप्त होता है, इसको हम नाम दे देते हैं M। उसी तरीके से C का सम्मुख भुजा AB पर भी बिंदु प्राप्त हो जाता है, मान लेते हैं ये है, और उसी तरीके से A का सम्मुख भुजा BC पर बिंदु प्राप्त ये हो जाता है। अब हम तीनों को मिला देते हैं इस तरीके से और इसको भी मिला देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिकाएं हैं वो अपने सम्मुख भुजा को इस प्रकार से बांटता है कि हमको एक लंब प्राप्त होता है। लंब का मतलब एक समकोण पर इसको विभाजित करता है, मतलब जो लंब बनता है उसके कोण हमेशा समकोण होता है, जैसे कि ये हमेशा 90 अंश का होगा। इसी प्रकार के ये जो माध्यिका है उसका भी कोण समकोण होगा, और यहाँ पर जो माध्यिका है उसका भी समकोण मान प्राप्त होगा। अगर इधर समकोण है तो निश्चित तौर पर ये भी होगा, अगर ये समकोण है तो ये भी होगा, ये भी होगा। अर्थात लंब हम उसे कहते हैं जो समकोण पर सीधा रेखा खींचा गया हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो माध्यिकाएं हैं वो सभी लंबाई में बिल्कुल समान होगा, मतलब A और यहाँ L नाम देते हैं, यहाँ M, AL जितना मान होगा उतना BM का होगा, उतना ही CN का होगा, मतलब तीनों माध्यिकाएं हमेशा बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ हम O नाम दे देते हैं जो माध्यिका का केंद्रक है, तो O से A और O से C, O से B जितना मान है वो सभी बराबर होंगे। उसी तरीके से OL, OM और ON इन तीनों का मान भी हमेशा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। अब हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है, तो उस विषम बाहु त्रिभुज में लंब कैसे खींचेंगे, मतलब उसमें जो भुजा है उस पर समकोण त्रिभुज बन जाए, समकोण बन जाए, ऐसा एक माध्यिका कैसे या लंब कैसे खींचेंगे। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा
जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक रेखाखंड में जो बाहर में बिंदु है और उस रेखाखंड के भीतर बिंदु है, तो दोनों स्थिति में हम लंब कैसे खींचेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक रेखाखंड है, इस प्रकार ये है ए और बी। अब यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त है, मान लेते हैं यहाँ पर है P। अब हमको कहेगा कि P बिंदु से होते हुए एक रेखाखंड खींचिए। तो यहाँ पर एक लंब खींचना बहुत ही आसान है। हम P पर प्रकार रखेंगे और एक अर्धवृत्त यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। अब हमको दो कटान बिंदु प्राप्त हो गया। हम कोई भी नाम दे देते हैं X और Y। अब हम जानते हैं कि एक अर्धवृत्त है, उसको जो त्रिज्या है उसके माप का काटा जाए तो 3 बार में कटेगा। तो इस तरीके से एक और यहाँ से ये 3 भागों में कट गया। उसको भी हम नाम दे सकते हैं, कोई भी मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं M और N। अब M और N को केंद्र मान के हम ऊपर की ओर एक चाप काटते हैं जो दोनों को मिलाता है इस तरीके से। अब एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया, उस बिंदु को हम R नाम दे देते हैं। अब R और P को मिला देते हैं इस तरीके से। अब हमको रेखा AB पर एक लंब प्राप्त हो गया PR, जो कि हमेशा 90 अंश का होगा। ये तो हो गया रेखा पर ही यदि कोई बिंदु है तो। अब मान लेते हैं कि रेखा के बाहर कोई बिंदु है, जैसे कि AB है और यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त है P। अब P से होते हुए एक लंब खींचना है। तो इसमें हम सीधा नहीं खींच सकते क्योंकि ये सीधा है, ये बताने के लिए हमारे पास सबूत होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, P को केंद्र मान के AB रेखा को काटे ऐसा एक वृत्त बना देते हैं। अब यहाँ पर हमको दो बिंदु प्राप्त हो गए, मान लेते हैं इसको X और Y नाम दे दें। अब हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर X और Y दोनों पर इस तरीके से ऊपर की ओर चाप काटेंगे, दोनों को केंद्र मानते हुए, तो हमको एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। उस बिंदु को हम R नाम दे देते हैं। अब हम P और R को मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर AB पर एक लंब प्राप्त हो गया, यहाँ पर हम O नाम दे देंगे तो OP लंब प्राप्त हो गया। अब हमने लंब निकालना, चाहे बिंदु बाहर हो चाहे भीतर हो, सीख लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है AB और C। अब हमको यहाँ 3 भुजा प्राप्त है AB, BC और AC। अब हमको कहेगा कि AC से होते हुए एक लंब खींचो जो B शीर्ष से मिले या B कोण से होते हुए, या फिर कहे कि B और C में एक लंब खींचो, ऐसा लंब खींचो जो A शीर्ष से जाके मिले। तो हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, कैसे लंब खींचेंगे। अब यहाँ पर हमको मान लीजिए B से होते हुए एक लंब खींचना है जो लंब रेखा AC पर होना चाहिए। तो हम B को केंद्र मानेंगे, B शीर्ष को, और एक रेखा जो है AC उस पर इस तरीके से वृत्त बनाएंगे। अब हमको 2 केंद्र प्राप्त हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ पर। अब इन 2 केंद्र से होते हुए हम ऊपर में एक चाप काटेंगे ऐसा और इस तरीके से। अब हमको एक बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ पर, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं P नाम दे दें। तो बिंदु P और B को हम मिलाएंगे
अब इस तरीके से यहाँ पर जो कटिंग है उसको आर नाम दे देंगे। तो आर से बी, ए बी पर लंब है और यहाँ पर 90 अंश और इधर भी 90 अंश का कोण हमेशा ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम उसी प्रकार अब हम ए शीर्ष को केंद्र मान के रेखाखंड बी सी पर अर्धवृत्त का चाप इस तरीके से, जो अर्धवृत्त नहीं होता पर इस तरीके से हम चाप काट सकते हैं। अब ये चाप कटा, हमको यहाँ पर भी 2 बिंदु प्राप्त हुआ। इन 2 बिंदुओं को हम कोई भी नाम दे सकते हैं और इन 2 बिंदुओं से को केंद्र मानते हुए ऊपर में एक ऐसा चाप काटेंगे जो दोनों को एक दूसरे पर काटे, इस तरीके से। अब यहाँ एक बिंदु प्राप्त हुआ, हम इसको मान लेते हैं एस। अब एस को हम ए से मिलाएंगे इस तरीके से। अब हमको यहाँ एस से जो ए बी को जहाँ पर कटिंग किया हुआ है उसको मान ले टी मान लेते हैं। अब टी से ए जो लंब खींचा हुआ है वो बी सी रेखा का लंब है और ये दोनों साइड 90 अंश का होगा। अब हमको एक बिंदु प्राप्त हो गया। अब यदि हमको कहा जाए कि अब सी शीर्ष से होते हुए एक लंब खींचो जो ए बी रेखाखंड पर हो और यहाँ से 90 अंश का दोनों साइड कोण बने, तो हमको एक और नापने जोखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सी को शीर्ष मान के जो हमको बिंदु प्राप्त हुआ है, कोई भी नाम दे, मान लेते हैं वो नाम देते हैं, उससे एक रेखाखंड खींचते हैं, मध्यिका खींचते हैं, पर ये लंब कहलाएगा क्योंकि बीचों बीच से काट रहा है, 90 अंश बना रहा है। इस तरीके से ये दोनों 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर भी लंब, ये लंब का केंद्रक कहलाएगा ये। और लंब का केंद्रक निकालने के लिए भी हमको केवल 2 ही लंब खींचना पड़ा और तीसरा अपने आप हमको प्राप्त हो गया। और इस तरीके से ये तीनों जो शीर्ष लंब है वो संगामी कहलाएगा और ये संगम बिंदु कहलाएगा ओ। परंतु जो हमने मध्यिका देखा था उसमें जिस अनुपात में जो केंद्रक है वहाँ से 2 अनुपात होता था, ये उसमें लागू नहीं होगा। जैसे इसमें 2 है तो इसमें 1 नहीं होगा, लंबाई 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसा इसमें जो लंब है उस पर ये वो मान जो है अनुपात जो है लागू नहीं होता है।